और आपने एमएसपी के बारे में सुना है? एमएसपी एक सिचुएशन देते हैं आईएएस में सेलेक्ट हो गए, सब डिवीजन मजिस्ट्रेटशिप का मौका मिला है करीब 3 साल की सर्विस के बाद। कहीं एसटीएम लगाया आपको, जिस सब डिवीजन में लगाया है वहाँ के चाइल्ड मैरिज की बहुत समस्या है। और एक तो बालिग है जिनमें, एक की एज 21 के अराउंड है, दूसरी जो छोटी बहन है वो करीब 16-17 साल। लेकिन एनजीओज का प्रेशर आता है आप पे कि आप जो लीगल प्रोविजंस उन पर इम्पोज करें, तो क्या करेंगे आप प्रेशर? अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी हर कहीं पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे। यस सर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गरीबी देश में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे हम भुखमरी जो विभिन्न रिपोर्ट आते हैं उसमें भी हम बहुत नीचे जा रहे हैं, करप्शन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। तो कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे? तो 7 और 8 अगस्त इंडियन हिस्ट्री में क्यों फेमस है? तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती है आपके इलाके में? सर हमारे इलाके में जनरली भरतपुर साइड सरसों गेहूँ इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो खरीफ में, रबी में? यस सर। तो खरीफ में कौन सी बोई जाती है? सर खरीफ की फसलों में मुख्यतः चावल, बाजरा और ज्वार इनको रखा जाता है। और सर रबी की फसलों में मुख्यतः गेहूँ, सरसों इनको तवज्जो दी जाती है। और जायद की फसलों में मुख्यतः खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और मुख्यतः सब्जियों को ज़्यादा रखा जाता है। तो आपके उन खेतों में इरिगेशन है? यस सर। किसके थ्रू इरिगेशन होता है? सर ज़्यादातर नलकूप के द्वारा इरिगेशन किया जाता है। मतलब ट्यूबवेल से या कुएं से या नहरों से? ट्यूबवेल से। अच्छा। और आपने एमएसपी के बारे में सुना है? एमएसपी यस सर। क्या है? सर ये किसानों को उनकी फसल पर प्रोवाइड करवाया जाता है एमएसपी, जिसमें न्यूनतम मूल्य पर उनकी फसलों को खरीदा जाता है। सर इतना फुल फॉर्म क्या है एमएसपी की? मिनिमम सही है। प्राइस सपोर्ट प्राइस, सॉरी सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितनी फसलों के लिए दी जाती है ये? सर ये लगभग, सर पूरा आइडिया नहीं है, बट लगभग शायद 20 या फिर 18 फसलों के लिए दी जाती है। इसमें गेहूँ को मुख्य रूप से रखा गया है। अच्छा। तो आपने मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो आप? हाँ सर जनरली। कभी सुना है कि एमएसपी को लीगल करने की डिमांड और मूवमेंट चलते रहते हैं? यस सर। इसका अभी जो मुद्दा है एमएसपी का, वो WTO के अंदर रहा है कुछ वर्षों से, क्योंकि इस पे अन्य देशों का ये कहना है कि जो भारत है वो बहुत ज़्यादा एमएसपी किसानों को उपलब्ध करवाता है। तो उस पर मैं थोड़ा सा कि लीगल करना चाहिए एमएसपी को या नहीं करना चाहिए, इस डायरेक्शन में मेरा थोड़ा क्वेश्चन है आपको। सर इसको एमएसपी होना चाहिए, बट इसको डायरेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी, सॉरी सर मैं ठीक से एक्सप्लेन। कोई नहीं। तो आप फार्मिंग का बिलोंग करते हो, फार्मिंग से तो क्या समस्या है एग्रीकल्चर में? सर मुख्यतः एग्रीकल्चर में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मुख्यतः राजस्थान के अंदर अगर हम देखते हैं तो पानी की सबसे प्रमुख समस्या है, जो मतलब सारी जगह पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सही है। जैसे मरुस्थल का एरिया हो गया, उसमें पूर्णतः सिंचाई सुविधाएं नहीं है। और अभी जो तकनीकी को इतना बढ़ावा नहीं मिला है, जिससे ना जो राजस्थान में जनरली पूरे इंडिया की बात कर सकते हैं हम, निर्वाह कृषि को ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिससे किसान के पास खेत तो है, वह कृषि भी करता है, बट वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है। सही है। और सर इसमें हम वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके थोड़ा कृषि को बढ़ा सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन विधि है, जिसमें हम सिंचाई के साथ में उर्वरक को उस नलकूप के साथ में सिंचाई बूंद फव्वारा विधि के साथ में ही वो बीजों को ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं। और सर एक जीरो टिलेज पर कृषि की जा सकती है, जिसमें वो जो भूमि की पूरी भूमि को जो पूछ रहा हूँ कि समस्या है ना कि सॉल्यूशन। सॉरी सर। और कोई समस्या? यस सर, समस्याएं सिंचाई की हो गई,
जलवायु परिवर्तन मुख्य समस्या है, और ये जोतों का मतलब बिखराव है, चकबंदी नहीं है जोतों की, एक ही किसान की विभिन्न एरियाओं में फैली हुई है। सही सही है। तो इसके अलावा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करना। हाँ सर। तो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, तो क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पेक्ट है? सर क्लाइमेट चेंज से होता है कि क्लाइमेट जैसे चेंज होती है उसी के अनुसार हमें अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको भी थोड़ा उसमें बदलाव करने आवश्यक हैं। तो अभी किसान जैसे वो शिक्षित नहीं है, जो बोलते शिक्षित नहीं है, जो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से। मतलब ऐसे नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड ज़्यादा आएंगे, हाँ साइक्लोन सर, ज़्यादा आएंगे, फ्लड, उसकी साइक्लोन, वजह से डैमेज ज़्यादा यस होगा, या पेस्ट और डिजीज़ है वो ज़्यादा यस आएगी, या ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी। यस सर। चलो ठीक है। सर मुझे पेन की यादव जी, यस सर। आप भरतपुर से हैं ओरिजिनली? यस सर। भरतपुर में गांव के नाम में नगला बहुत लिखते हैं, सुना है आपने? यस सर। नगला क्या होता है? सर नंगला एक बस्तियों को पहले जो समूह होते थे उनको जर्नली नगला कहा जाता था। जैसे उन तक सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ठीक कोई से। बात नहीं। एक सिचुएशन देते हैं, मान लीजिए है ना, आप IAS में सेलेक्ट हो गए, आपको सब डिवीज़न मजिस्ट्रेटशिप का मौका मिला है करीब 3 साल की सर्विस के बाद। कहीं STM लगाया आपको, जिस सब डिवीज़न में लगाया वहाँ के चाइल्ड मैरिज की बहुत समस्या है। आपको खबर मिलती है NGO से कि फला फला गाँव में चाइल्ड मैरिज हो रही है। आप अपने सूचना तंत्र से जब पता करवाते हैं तो आपको पता लगता है कि 2 लड़कियाँ हैं घर में, और एक तो बालिग है जिनमें, एक की एज 21 के अराउंड है, दूसरी जो छोटी बहन है वो करीब 16-17 साल, बिलो लीगल मैरिजेबल एज। आपको आपके सूचना तंत्र यही बताता है कि साहब गरीब आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से दोनों की शादी एक साथ करवा रहे हैं, इसकी शादी हो पा रही है, लेकिन NGOs का प्रेशर आता है आप पे कि आप जो लीगल प्रोविजन से उनको इम्पोज करें। तो क्या करेंगे आप इसमें? सर यहाँ पर क्योंकि मैं उस एरिया की DM हूँ, तो मैं आचार संहिता का पालन करते हुए जो कानून है उनके आधार पर कानून तो ये बोलता है कि शादी नहीं होनी चाहिए, बहन हाँ की शादी सर। नहीं होगी तो दूसरी की भी नहीं होगी। यस तो आप सर। उस शादी को आराम, नहीं शादी के सर। 2 दिन पहले पता लगता है जब सारी तैयारी होगी। सर मैं उनको जाकर कुछ नई स्कीम जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत और कई सारी योजनाएं हैं। आपकी शादी होने वाली 2 दिन बाद, सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्ग टर्म एजेंडा है। सर मैं उनको सिचुएशन में क्या करें? उनको सलाह दूंगी कि जो बड़ी बेटी है उनकी एक बार उनकी अगर एज है, लड़के वालों ने मना कर दिया साहब कि 2 लड़के हैं, दोनों की शादी साथ करोगे तो ही शादी होगी। सर इस कंडीशन में मैं आचार संहिता का पालन करते हुए जो कानून है उनके आधार पर डिसीजन करूंगी और उनको इसके पक्ष एवं विपक्ष फ़ायदे और उनके बारे में बताऊंगी, और कोई नई स्कीम होगी जिससे वो उनके पेरेंट्स या फिर वो सगे संबंधी जो भी हैं वो कन्विंस करने की कोशिश कन्वेंस करने की कोशिश करें। ठीक, तो आपको गार्गी पुरस्कार मिला होगा है? यस सर। गार्गी कौन को? सर गार्गी जो वैदिक काल में एक विदुषी थी जो वाद विवाद आदि में बहुत ही निपुण थी, जिन्होंने विभिन्न ऋषियों के साथ में वाद विवाद में उनको पीछे छोड़ा था। गिरिराज जी महाराज के बारे में सुना आपने? यस सर। आपकी माता जी मथुरा से? यस सर। मथुरा में और क्या क्या दर्शनीय स्थल है? सर मथुरा में वैष्णो देवी मंदिर है मथुरा में, और सर मथुरा के अंदर वृंदावन और इन स्टेट्स में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। जैसे सबसे प्रेजेंट में जो सबसे पॉपुलर है वो प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर और भी कई सारे दर्शनीय स्थल। बांके बिहारी क्यों बोलते हैं?
सर कृष्ण जी को का एक रूप है जिससे जो बांके बिहारी के रूप में पूजे जाते हैं। ओके। तो पिंकी जी, ये पिंक इकोनॉमी क्या होती है? क्या सर? पिंक इकोनॉमी। पिंक इकोनॉमी सर, सॉरी सर। ओके। अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी हर कहीं पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे। यस सर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गरीबी देश में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे हम भुखमरी जो विभिन्न रिपोर्ट आते हैं उसमें भी हम बहुत नीचे जा रहे हैं, करप्शन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। तो कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे? आपको क्या लगता है? सर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि हम 2047 तक विकसित भारत बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उनके बहुत सारे तर्क होंगे ये बात रखने के पीछे। तो ये हम पूर्णतः ये तो नहीं कह सकते कि अभी अगर बेरोजगारी गरीबी है तो आगे भी ऐसा ही रहेगा या फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सर इसमें चेंजेस होने की संभावना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, खेती को जो है वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है जिससे आगे डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक है। ओके। एनसीईआरबी की एक रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान वुमेन क्राइम के मामले में टॉप स्टेट में आता है। तो आप मुझे बता सकते हो कि राजस्थान सरकार वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कर रही है? सर राजस्थान सरकार ने वुमेन सेफ्टी के लिए परियोजनाएं चलाई हैं। सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आप वुमेन हो, आपके साथ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। यस सर। तो ये बताओ, कोई एक्ट बता सकते हो कि जो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है? सॉरी सर। ओके। प्रेजेंट टाइम में प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? सर मुझे प्रेजेंट टाइम में प्रशासन की जो करप्शन समस्या लगती है, जो कि हमारे फंड जैसे पारित होता है वो पूर्णतः योजनाओं में नहीं लग पाता है, तो वो जो जितना सोचते हैं उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे सड़क बनाते हैं पर वो सड़क बनती तो है पर कुछ दिनों में टूट जाती है। इसी प्रकार पुल बनाए तो जाते हैं पर कुछ समय में टूट जाते हैं। तो सर ये उसकी प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार से। तो करप्शन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? 3 पॉइंट बताइए भाई। सर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जैसे सर एक MP लेड स्कीम चलाई गई है जिसमें जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको जो फंड आवंटित किया जाएगा वो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत उसका पूरा डिजिटलीकरण रहेगा, जिससे गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि कितना पैसा किस क्षेत्र में लगा है। ओके। तो सुनिए आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले तो आप भरतपुर से हो, भरतपुर के कल्चर पे, उसकी संस्कृति पे राजस्थान का ज़्यादा प्रभाव है या उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है? सर जैसा कि मैंने देखा है उस संस्कृति पर भरतपुर पर जनरली UP का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है बजाय राजस्थान के। वहाँ पर जैसे लगभग राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है जबकि वहाँ पर ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी भाषा बोली जाती है। तो सर जनरली राजस्थान इसे हम 40-60 का रेशियो मान सकते हैं। तो फिर तो भरतपुर को राजस्थान से हटा के UP के साथ हो देना चाहिए। सर ये अपनी उस क्षेत्र के लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर किस क्षेत्र की साइड उनका ज़्यादा रुझान है या फिर अपनी संस्कृति से मिलाकर देख सकते हैं। आप एक सिविल सर्वेंट को मान लो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो ज़्यादा UP के साथ होना चाहिए या राजस्थान के साथ? सर मेरे हिसाब से ये राजस्थान के साथ ही होना चाहिए क्योंकि UP की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिसके हिसाब से राजस्थान में ये रहना चाहिए। ठीक है। तो आपने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नाप में प्रभावी राजस्व का लाभ क्या होता है? सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, सॉरी सर। ठीक है। एक आपसे इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं।
अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त है कि रशिया भारत का अच्छा दोस्त? सर इसके संदर्भ में हम देखते हैं तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उस टाइम से ही रसिया के संबंध भारत के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रहे हैं, क्योंकि उसको हथियार हो या फिर कोई भी सेक्टर हो उसमें भारत को अच्छी सहायता प्रदान की है। लेकिन सर हम ये भी नहीं कह सकते कि यूएसए के साथ उनके संबंध खराब हैं, क्योंकि अभी यूएसए के साथ भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता रखता है, जिसमें भारत का बहुत बड़ी स्तर पर यूएसए के साथ आयात निर्यात होता है। तो हम दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं। आप कौन अच्छा ज़्यादा दोस्त लगता है, भारत का, रशिया या फिर अमेरिका? सर रसिया में उनका हमारी संस्कृति को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, लेकिन सर मैं इसमें एक का किसी का पक्ष नहीं लूँगी, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर सभी का साथ ज़रूरी है। इसमें मैं सॉरी सर। अच्छा पिंकी, आपका डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त को है, तो 7 और 8 अगस्त इंडियन हिस्ट्री में क्यों फेमस है? सर 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे यानी नेशनल हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नहीं, क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, मैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं किसी डे के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री इसमें इंडियन हिस्ट्री में इस दिन 7 अगस्त को जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, उसमें हस्तशिल्प से रिलेटेड उन श्रमिकों के लिए ये दिवस मनाया जाता है, इसलिए सर ये इम्पोर्टेंट। और फेमस घटना 8 अगस्त के आसपास कोई? सर 8 अगस्त को इंडियन हिस्ट्री का तो मैं नहीं कह सकती, बट कोई बात नहीं। अच्छा, आपका ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी आपका है, तो एक जैसे कहावत चलती है कि मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी को डिसाइड करती है या ज्योग्राफी हिस्ट्री को डिसाइड करता है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं या कोई और एग्जांपल देके? सर इसमें दोनों का ही महत्व अपने अपने स्थान पर प्रमुख है, क्योंकि किसी भी एक के बिना दूसरा। चलिए दोनों के आप एग्जांपल बता दीजिए मुझे कि कहीं मतलब हिस्ट्री ने ज्योग्राफी को डिसाइड किया है, कहीं ज्योग्राफी ने हिस्ट्री को डिसाइड किया है। सर हिस्ट्री में जैसे हम नवनिश्चयवादी एक अवधारणा है, रुको और जाओ का सिद्धांत बोलते हैं जैसे, तो अगर हम पीछे की बातों को नहीं समझेंगे तो आगे परिवर्तन करने में उतने सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का आपसी मेल नहीं, उतना स्पष्ट आप शायद सोच के बता दो आराम से भी कि जैसे हाँ एग्जाम्पल सोचो, जैसे हुआ है ना कि कोई हिस्ट्री मतलब युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने उसकी ज्योग्राफी बदल दी। मान लो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ते हैं हम, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में यूरोप की ज्योग्राफी बदल गई। इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो जैसे प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से वो एक झड़प मानते हैं उसे, लेकिन उसके जो व्यापक परिणाम हैं उन्होंने हमारी ज्योग्राफी को लगभग बदल दिया, क्योंकि उसके बाद में अंग्रेज़ों का जो बंगाल पर है वो प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ऐसे ही जैसे हिमालय है, तो हिमालय ने इंडिया की हिस्ट्री डिसाइड की है? यस सर, हिमालय से इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को बदलता है। और हिमालय तो ज्योग्राफी का पार्ट। यस सर। तो वो ज्योग्राफी हिस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट कर रही है? हाँ, उसको हिमालय न होता तो भारत कैसा होता है हिस्टोरिकली? हाँ। हिमालय है तो क्या बदलाव हुआ है? सर अगर हिमालय नहीं होता तो जो उत्तर से जो हवाएं आती हैं, फिर ज्योग्राफी की सोच रहे हो आप, हिस्ट्री की कोई तरफ? बाहर से आने वाले अटैक या आक्रमण सोचो उनमें कुछ फर्क आता? सर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से जो अटैक हैं उन्होंने कई बार इंडियन हिस्ट्री को, जैसे सर सिकंदर आए थे तो उनको जो सेना थी पार करने के लिए उन्होंने एक बार सेना ने अपने हथियार त्याग दिए थे कि अब वो एक नदी थी जिसे वो पार कर नहीं पा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। आप डायरी राइटिंग करती हैं ना, तो डायरी राइटिंग क्यों करते हैं, पहले तो ये बताएं आप। सर डायरी राइटिंग से मैं खुद के विचारों को अभिव्यक्त करके और अपने मनचाहे ढंग से लिख सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मैं अपनी डायरी में लिख सकती हूँ, तथा मैं अपनी योजनाओं को निर्धारित करती हूँ एवं लक्ष्यों को निर्धारित करती हूँ। अच्छा, तो डायरी राइटिंग का आपकी व्यक्तित्व पर क्या इम्पैक्ट आया है, मतलब विशेषकर एक आप सिविल सेवक बनने जा रहे हो, तो ऐसा क्या बदलाव आया डायरी राइटिंग से, क्या आपने वहाँ से सीखा है?
सर डायरी राइटिंग से मैं कोई भी निर्णय किसी भी स्थिति में किस प्रकार से ले सकती हूँ, इसमें सोचने समझने की शक्ति में विकसित हुई है और थोड़ा स्ट्रेस फ्री जो किया है, और ये मेरे जो तर्क शक्ति है उसको भी बढ़ावा देता है और ये लक्ष्यों और मेरे नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को देख सकती हूँ, और लगभग ये 365 दिन का एक अपना साक्षात्कार होता है। ठीक है, ओके, आपका हो गया इंटू। थोड़ा कितना दूर क्वेश्चन सुनने के बाद थोड़ा टाइम लिया क्वेश्चन समझने में। ठीक है, हाँ। वो लगता है कि आप एक्सप्रेस करने में ज़्यादा आतुर हैं बजाय इसकी समझूं, फिर मैं अपने वर्ड्स को फॉर्म करूं, फिर मैं बात समझूं। जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन था चाइल्ड मैरिज वाला, मतलब आप कह रहे थे कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू व्हाट दैट आर सेइंग चुनाव के लिए सर कानून, मतलब जो हमारे कानून या रूल एंड रेगुलेशन, Yes. वो सही से फॉलो। तो वो तो आप हमेशा ही करेंगे। Yes. कोई ऐसा वक्त होगा जब आप कानून की पालना नहीं करेंगे, वो तो आप हमेशा ही करेंगे। तो मैं आपका मानवीय दृष्टिकोण देखना चाह रहा था इस सवाल में कि 2 दिन बाद शायद ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, एक बेटी वाली एक ना वाली, मेरे पास एक्चुअल में आया था जब मैंने Yes. बस तो में था। क्या किया सर आपने? मैंने तो ये किया था कि देखो शादी तो होनी है, गरीब परिवार है, बहुत खर्चा होता है उसमें, ठीक है, आप शादी टाल दो तो सबसे ईजीएस्ट वे होता है, मना कर दो, है ना। उसके सोशल इम्पैक्ट क्या है कि दूसरी बेटी की भी शादी नहीं हुई, आप चलो एक की हो जाए दूसरी की नहीं हुई। यस सर। ये शादी होती है, चाइल्ड मैरिज क्यों रोकते हैं हम लोग, क्यों 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 मना करते हैं चाइल्ड मैरिज के लिए, बताएं आप। चाइल्ड मैरिज के सर कई वो वो समझ डेवलप नहीं होती है। एक जब गवर्नमेंट तो 16-17 साल की, तो ऐसे कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगी 18 की, जस्ट एक दिन बाद कुछ मैजिकल चेंज आ गया, कुछ महीने पहले नहीं आया सर। अब तो हुआ क्या, मैंने डॉक्टर्स को बोला आप डेट ऑफ बर्थ कैसे डिसाइड करते हो, आपके 10th के मार्क्स ये सब बताते हैं। मैंने डॉक्टर्स की टीम रखी है और डॉक्टर्स ने एक बोन डेंसिटी वगैरह कुछ करके तो वो रिपोर्ट दे दी अपनी कि ये बालिग है, तो दोनों शादी हुई, ठीक है। तो आपको कई बार सोशल एंगल से भी देखना पड़ता है, यस। और अगर डॉक्टर दे रहा है आपको तो आपको वैसे कोई समस्या नहीं है। तो सिर्फ ये देखते हुए कि भाई मैं कानून की पालना करूँगी या मैं लीगल के मर भी जाऊँगी, वो हमेशा रहोगी, लेकिन आप सोसाइटी का भी तो पार्ट हो। यस सर। आप चाइल्ड मैरिज इसलिए रोक रहे हो कि भाई ज़्यादा बच्चे ना हो, यस। बॉडी उतनी डेवलप नहीं होती, उससे पहले ही इसमें आ जाते हैं बच्चा पैदा करने में। तीसरा, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हो पाती, एजुकेशनल इंडिपेंडेंस नहीं हो पाती, तो वो सारी चीज़ें तो हो ही रखी हैं ऑलमोस्ट। आप मतलब 90% तो एक 21 ईयर ओल्ड है, एक 16-17 साल की, तो काफ़ी कुछ तो हो ही चुका है ना। अब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो मतलब लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि भाई भ्रूण हत्या मत करो, बच्चों में फोकस करो, लेकिन इस सोल्यूशन पे कहीं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से सोचो क्या उसमें वे आउट हो सकता है। और ये तो ठीक है, आप बोलते हो कि मैं लीगली करूँगा, आप लीगली हमेशा ही करोगे, बाकी नगला जैसे पुर नहीं बोलते हैं यार, हाँ। पुर लगाते हैं वैसे, जहाँ समूह उतना डूबता रहता है, ऊंचा नगला दरवेशा का नगला, तो नगला इसलिए बोलता है, ठीक है। बाकी आप सोचेंगे ना थोड़ा क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे आंसर कर पाएंगे। जैसे अब मैंने पूछा मथुरा में क्या क्या डेस्टिनेशन, आप सबसे पहले बताया वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर से पहले है कृष्ण जन्मभूमि है, आपको वहाँ के बिहारी मंदिर है, दीन बिहारी मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आपको कौन सा सबसे पहले बता दो जो बहुत लीस्ट नोन है, मतलब प्रायोरिटाइज करो आप। सोचोगे क्वेश्चन, सोचोगे समझोगे तो आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, है ना। बाकी नॉलेज था गुड, रियली गुड, मतलब 3-4 एंडेड देखना, बस अपने थॉट्स को फ्रेम कर लो, मतलब अच्छा इंटरव्यू। और जहाँ पे आपको आ रहा है वहाँ तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, नहीं आ रहा है वहाँ चेहरे की थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन नहीं बदलनी चाहिए, थोड़ा आप चेहरे से बच्चों स्ट्रेस्ड हो, हाँ बिना स्ट्रेस्ड नहीं हो। वैसे जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ आप डर रहे हो, डरने की नीड नहीं, साफ बोल तो नहीं आता मुझे, बस ये नॉलेज का नहीं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है ना। आपने सॉरी बोला जहाँ नहीं आया, वो बढ़िया बात है। और जैसे रसिया वाले में या ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले में कि बैलेंस ऑफ जजमेंट, हाँ तो वो चीज़ बढ़िया थी। थोड़ा भटक गए, जैसे एमएसपी वाला क्वेश्चन था, ध्यान से नहीं सुना तो फिर थोड़ा वो थोड़ा कॉन्फिडेंट सा और बोल्ड नजर आओगे तो फायदा मिलेगा। आराम से आप डिबेट में बोलो आराम से।
डिबेट वगैरह करते हैं आप शायद, है ना? तो वो अच्छा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपका उसमें, पर्सनैलिटी में दिख रहा है। बाकी तो बढ़िया कैंडिडेट हो, आराम से पढ़ो, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस, स्माइलिंग, आराम से मस्त रहो, आता है हमें को। आराम से मेहनत करते रहो, आराम से सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट।